दीपाली राणा, आवाज म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। और यूएस ईरान शांति वार्ता के बाद बाजार को एक बड़ी राहत मिली है। एफआईज की बिकवाली कम हुई है, रुपए में सुधार देखने को मिला है और कच्चे तेल के जो भाव हैं वो नीचे आने से भी इन्वेस्टर्स की जो चिंता थी, जो टेंशन थी, वो भी कम हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे मार्केट की चाल कैसी रहेगी। कमजोर मॉनसून की एक बड़ी चिंता है जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाल सकती है। पहली तिमाही के नतीजों पर बाजार नजर बनाए बैठा हुआ है क्योंकि कच्चे तेल में जो उछाल हमने देखा था उसका एक्चुअल इंपैक्ट इस क्वार्टर की अर्निंग्स में पता लगेगा। तो कैसा लग रहा है यहां से बाजार और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रणनीति आपको बनानी है और यहां से बाजार की चाल कैसे दिखाई दे रही है। इस खास शो में हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट चिंतन हरिया हमारे साथ बने हुए हैं। चिंतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट यूएस ईरान के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, मार्केट्स उनको कीनली वॉच कर रहा था। हालांकि अभी भी कुछ कंफ्यूजन उस एंड पर बना हुआ है, बट एटलीस्ट मार्केट अब इसको डाइजेस्ट कर चुका है। कच्चे तेल के प्राइसेस जो थोड़ा हल्के हुए हैं उसने कुछ रिलीफ दिया है। लेकिन डेफिनेटली जैसे हमने शुरुआत में मेंशन किया, मॉनसून अर्निंग्स ये कुछ अपकमिंग ट्रिगर्स रहेंगे जो कि डायरेक्शन तय कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस समय मार्केट्स को, रिटर्न पर्सपेक्टिव से, स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से? दीपाली जी, पिछले 2 साल में भारत ने जितना अंडर परफॉर्म किया है दूसरे देशों के मुकाबले, भारत के रुपया ने भी काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया था। और अगर हम आज देखें तो जो भी स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं उससे रुपये काफी स्टेबल हो चुका है। आपने जैसे कि कहा, कच्चे तेल के दाम बहुत गिरे हैं। इनफैक्ट जो प्री वॉर लेवल पे थे वो आ चुके हैं और ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और स्पेशली लार्ज कैप में जो फॉरेनर्स की सेलिंग हुई है, एफआईज की सेलिंग हुई है, उसके कारण उनके वैल्यूएशंस भी सस्ते हो चुके हैं। तो आमतौर पर जो एक हम समीकरण देखते हैं कि वैल्यूएशन सस्ते होना, परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस होना और उसी के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें तो यस, मानसून थोड़ा वीक है पर उसमें भी कोई चिंता की जरूरत नहीं क्योंकि भारत में जो रिजर्वॉयर लेवल्स है, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है, वो पिछले 3-4 सालों से अच्छे बारिश की वजह से काफी अच्छा है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट नेगेटिवली आपको उसमें एग्रीकल्चर में देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है निवेशकों के लिए। और उनको आज, अगर वो रुके थे अभी तक पैसा लगाने के लिए अनिश्चितता की वजह से, तो जरूर आज पैसा लमसम में वो लगा सकते हैं लार्ज कैप में। अच्छा चिंतन जी, लार्ज कैप्स का आपने स्पेसिफिकली जिक्र किया, तो क्या मान के चले कि अभी भी जो ज्यादा कंफर्ट है मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले वो लार्ज कैप्स में ही है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मिड कैप स्मॉल कैप्स बेहतर लग रहे थे, बट क्या अभी भी वैल्यूएशन हो या ग्रोथ की बात हो, कंफर्ट लार्ज कैप्स के साथ ज्यादा है? मार्च में जो मंदी हुई थी या मार्च में जो फॉल हुआ था उसमें जरूर मिड एंड स्मॉल कैप काफी गिर चुके थे। पर अगर हम पिछले 3 महीने के जो परफॉर्मेंस देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिया है लार्ज कैप के मुकाबले, क्योंकि लार्ज कैप में तो एक सेलर थे एफआईज बहुत बड़े पैमाने पर मिड एंड स्मॉल कैप में जो बाइंग था उसके सामने उतना सेलिंग नहीं होने के कारण मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा अच्छी तरह से ऊपर चले हैं पिछले 3 महीनों में। तो एक तो पास्ट परफॉर्मेंस मिड एंड स्मॉल कैप का अच्छा है, प्लस उनके वैल्यूएशन है वो उतने सस्ते नहीं है और जितनी भी अनिश्चितताएं हैं उसके कारण उनका फ्यूचर ग्रोथ का थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। पर उसी के साथ साथ मिड एंड स्मॉल कैप आप स्टॉक सिलेक्शन अगर करते हो तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है अगले 6 से 8 महीने में। तो अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव की बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन यानी कि एक्टिव साइड पे आपकी रुचि होनी चाहिए और लार्ज कैप में आपके पास अगर पैसिव ऑप्शंस है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पैसिव के अच्छे ऑप्शंस लार्ज कैप में अवेलेबल है। ओके ओके। अच्छा, अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आउटलुक क्या है, कंसीडरिंग कि कच्चे तेल के प्राइसेस जो बढ़े थे उसका एक्चुअल इम्पैक्ट जो जून क्वार्टर के अर्निंग्स रहेंगे उसमें रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि इसके प्रीवियस क्वार्टर में उतना इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स ही ये स्ट्रेच शुरू हुआ था जो कच्चे तेल के प्राइसेस में उबाल आया था। भले ही प्राइसेस नरम है लेकिन इस बार के अर्निंग सीजन में क्या वो फैक्टर प्ले करेगा? मैनेजमेंट कमेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी और ओवरऑल कैसा अर्निंग सीजन आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? क्योंकि ये पिछले 3 महीनों में इतने जल्दी से तेजी से बढ़ने के बाद घटा है, तो मार्च एंड की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के दाम अपने उच्च स्तर पर थे। उसके कारण जो इन्वेंट्री है, जो मार्क टू मार्केट गेन इन्वेंट्री पे भी था, फिनिश प्रोडक्ट पे भी था,
वो एक फायदा मिलने के कारण मार्च के रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखे। अभी कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो अगर हम जून एंड की बात करें तो वो जो इन्वेंट्री लॉस होने के चांसेस है या फिर नॉर्मलाइजेशन के चांसेस है, उसके कारण शायद जून के क्वार्टर के रिजल्ट आपको सॉफ्ट दिखेंगे। पर मार्केट आगे देखेगा अगले 6 महीने, अगले 12 महीने में क्या अपटिक दिख सकता है अर्निंग्स में। और अगर माहौल ऐसे ही बना रहा तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो सकता है अक्रॉस नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स, और उसी को आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक्स में भी। तो जून के क्वार्टर थोड़े नरम रहेंगे मार्च के क्वार्टर के हिसाब से शायद, पर अगले 6 से 12 महीने में अगर स्थिर रहती है वैश्विक बाजार स्थिर रहती है, तो आपको एक लार्ज कैप में एक उछाल देखने को मिल सकता है, स्पेशली दिवाली तक। ओके, इंटरेस्टिंग। और थीम्स की अगर बात करें चिंतन जी, तो इस समय थीम्स कौन सी आपको अच्छी लग रही हैं, अगेन वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों ही पर्सपेक्टिव से? तो पहली थीम तो जो फॉरेनर्स की सेलिंग की वजह से लार्ज कैप्स में जो मंदी आई है, तो क्लियरली लार्ज कैप एज अ स्पेस अच्छा लग रहा है। विद इन लार्ज कैप्स में अगर सेक्टर्स की भी बात करूं, तो जो बैंकिंग एज अ सेक्टर था उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फॉरेनर्स की थी। उसमें बिकवाली भी हुई। जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, पैसा रुपये का स्तर जब गिरता है, तो बैंकिंग को एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मुद्रास्फीति के दर बढ़ने की भी चिंताएं होती है, उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट बैंकिंग को होता है। आज का जो भी एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स और फिर फॉरेनर्स का जो बॉन्ड्स में जो निवेश करते थे, उनको अभी टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो उसके कारण 40 से 50 बिलियन डॉलर भारत में अगले 2-3 महीने में आ सकते हैं। तो रुपी भी स्थिर रह सकता है, इनफैक्ट अप्रिशिएट हो सकता है। और बैंक्स को जो फ्लो आएगा एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स का, तो उनकी जो बैलेंस शीट्स है वो ग्रोथ के लिए रेडी हो जाएगी। तो बैंकिंग एज अ सेक्टर डेफिनेटली एक अच्छा लग रहा है। उसी के साथ साथ एनर्जी एज अ सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म काफी सारा किया था, तो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है अभी ऑयल प्राइसेस का। तो बैंकिंग, एनर्जी और जितने भी घरेलू सेक्टर्स है, वो शायद वापस एक रिवाइवल आपको देख सकते हो। तो लार्ज कैप में और बैंकिंग, एनर्जी जैसे सेक्टर्स में अच्छा रहेगा। नेगेटिव सेक्टर्स अगर हम देखें तो डिफेंस और जो मेटल्स वगैरह एक बहुत चल चुके थे, उसमें शायद आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर्स में आज बैंकिंग और एनर्जी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और चिंतन जी, ऑटोज पर आपकी राय क्या है? क्योंकि फ्यूल प्राइस हाइक होने के बावजूद भी हमने हर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है, और इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने तो सरप्राइज किया है। हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि 20% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ जून के दौरान देखने को मिलेगी। तो कैसे देख रहे हैं आप ऑटोज को, और इसमें भी क्या सेलेक्टिव होने की जरूरत है विद रिगार्ड्स टू पीवीज, सीवीज या फिर टू व्हीलर्स? तो ऑटो एज अ सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि रूरल से अर्बन ग्रोथ, आज 37% भारत की जो आबादी है वो अर्बन एरियाज में रहती है। जैसे जैसे रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट होगा, चाइना में ये जो आबादी है अर्बन पॉपुलेशन की, वो करीबन 70% के आसपास है। तो भारत में भी ये चेंज हमको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे रूरल टू अर्बन होगा, आपको हर 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 तरह के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, उसमें ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मूवमेंट्स ऑफ पीपल में बढ़ोतरी होगी। अच्छे रोड्स भी बन रहे हैं, उसका भी एक बड़ा फायदा होता है। तो जैसे जैसे अच्छे रोड बन रहे हैं और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपको ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली एक बेनिफिट दिखने को मिलेगा लंबी अवधि में। उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि भारत एक एक्सपोर्ट हब बन रहा है यूरोपियन कार्स के लिए स्पेशली, और जापानीज कार्स के लिए। तो ऑटो सेक्टर में अच्छा ही रहेगा। सिर्फ पिछले 6-7 महीनों में बहुत अच्छा चल चुका है ऑटो सेक्टर, पिछले 2-3 साल में भी देखें तो डेफिनेटली यू हैव टू बी स्टॉक सिलेक्शन। बट अगर हम 5 साल 10 साल की अवधि देखें, तो ऑटो सेक्टर एक अच्छा उछाल देख सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन है चिंतन जी, जो यूएस ईरान टेंशंस की वजह से साइडलाइंस पे थे, जो वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो तब एसआईपीज शुरू करें या इन्वेस्टमेंट शुरू करें? अगर पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो किन कैटेगरीज के साथ शुरू करना चाहिए, कंसीडरिंग मार्केट का मूड कैसा है या कैसा रह सकता है? बिल्कुल, अगर आप साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे, या फिर आपने बहुत बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निवेश किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय स्टॉक्स में निवेश किया है, या फिर सेगमेंट में ईटीएफ्स में, इंडेक्स फंड्स में निवेश किया है, तो आपका अगर बड़ा हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट्स में है, उसी के साथ साथ अगर आप साइड में रुके थे, पैसा सेव कर रहे थे ताकि जब बाजार में मंदी आए तब आप निवेश कर सको, तो आज एक माहौल ऐसा बन रहा है कि 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद आप जो पैसा बचा के रखा है निवेश के लिए, वो आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। जो सेगमेंट की आपने बात की, तो कोई भी लार्ज कैप बेस्ड एक्टिव या पैसिव फंड में आप निवेश कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड हाइब्रिड फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। हाइब्रिड फंड
हमेशा के लिए एवरग्रीन रहते हैं, तो मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हो। और एसआईपीज के लिए अगर आपको करना है तो एसआईपीज आप लंबी अवधि के लिए कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हो। आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल 10 साल में अगर हम देखें तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम है वो थोड़ा थम जाता है और भारत की जो ग्रोथ है वो वैसे भी अच्छी रहने वाली है, तो विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भारत की हिस्सेदारी बहुत कम हो चुकी है उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो उसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप आज निवेश करते हो। सोच समझ कर निवेश कीजिए और आपको उसका फायदा अगले 3 से 5 साल में मिल सकता है। ओके, तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बनाइए, पोर्टफोलियो बिल्डिंग जरूर कीजिए, और किन कैटेगरीज के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं वो चिंतन जी ने बताया। मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज, फ्लेक्सी कैप फंड्स, लेकिन डेफिनेटली लॉन्गर टर्म विजन के साथ ही आपको एसआईपी शुरू करनी है ताकि एक अच्छा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें। शुक्रिया चिंतन जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स के पर देने के साथ साथ हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए भी कि पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट चिंतन जी ने तो बताया कि कहाँ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर समझेंगे कि बाजार का मूड कैसा भी हो, कैसा भी मिजाज हो, लेकिन पोर्टफोलियो फिट कैसे रखा जा सकता है, क्या है वो फॉर्मूला, समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद रहेंगे ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो। म्यूचुअल फंड में पैसा तो सब लगाते हैं, लेकिन क्या आपका पैसा सही जगह सही बैलेंस के साथ लगा है? आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन, यानी हर मौसम में पोर्टफोलियो को फिट रखने का फॉर्मूला। और हाँ, जब आप अपना प्रॉफिट देखते हैं तो कंफ्यूज तो होते होंगे, ये सीएजीआर क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न कब देखना है, या फिर आपकी जेब में आने वाला असली रिटर्न यानी एक्सआईआरआर किसे कहते हैं, या ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज रिटर्न के इन भारी भरकम शब्दों को करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, और इसी को आसान बनाने के लिए हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है या फिर कोई ऐसा तरीका है कि बाजार का मूड कैसा हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो फिट रहे, उसकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ रहे? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, आपने जो कहा कि हर मौसम में आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको रिटर्न दे सके, अब ये डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। तो एसेट एलोकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर निवेशक के लिए, लेकिन होता यह है या तो इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करते नहीं है, यानी कि देखा जाता है जिस एसेट क्लास में अच्छी तेजी होती है सिर्फ पूरा पैसा उसी में लगा देते हैं। कभी देखा कि इक्विटी में बहुत तेजी है तो पूरा पैसा वहां पर लगा दिया, कभी देखा कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी हो रही है तो पूरा पैसा वहां पर लगा दिया। और लगाते भी कब हैं, जब वो ऑलरेडी वहां पर रैली हो चुकी होती है, मतलब एंट्री जो होती है काफी लेट हो जाती है, और फिर उसके बाद जब वो एसेट क्लास नहीं चलता है तो नुकसान के साथ निकल जाते हैं। तो इसलिए एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ हो। दूसरी बात यह है, जो समझते भी हैं कि सब कुछ होना चाहिए, वो ये ध्यान नहीं रखते कि कितना एलोकेशन कहां पर करना है। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं और कई स्ट्रेटेजी होती हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के लिए हो सकता है कि एक से ज्यादा आप जो स्ट्रेटेजी है वो भी फॉलो कर सकते हो। पर यह जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में हर वक्त पर अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या सिल्वर, जैसे हम कमोडिटी कहते हैं, रियल एस्टेट, रीट्स, इनविट्स के रूप में भी हो सकता है, पर अलग अलग एसेट क्लासेस हो और उनका अनुपात कैसे तय करना है, इसके लिए आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, समय के अनुसार, आपकी नॉलेज के अनुसार ये डिसाइड करना होगा। पर इन शॉर्ट ये जरूरी है कि हर वक्त पर आपके पोर्टफोलियो में सही एसेट एलोकेशन होना वो बेहद जरूरी हो जाता है। ओके अच्छा पंकज जी, अगर किसी ने पोर्टफोलियो क्रिएट किया हो या करना हो तो एक आइडियल अप्रोच क्या होती है? मार्केट के हिसाब से, यानी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से जो वेटेज है वो इक्विटी या डेट की तरफ रखे, या फिर एक बैलेंस अप्रोच बनाकर शुरुआत से ही चला जा सकता है ताकि अगर कभी इक्विटीज अच्छा ना करें तो डेट उस पोर्शन को फिल करे? तो क्या ऐसा कोई आइडियल फॉर्मूला है, या फिर आपको पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है तो आपको विद मार्केट मूड के हिसाब से उसको चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है? देखिए दीपाली जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है उस बारे में, कितना आप इसे एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इन सब बातों पर उदाहरण के तौर पर ये समझ लीजिए कि आप एक आम निवेशक हैं, आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, और आपने डिसाइड कर लिया कि
कि मेरे पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी होगी, 30% जो है डेट होगा और बाकी का जो 10% है वो मैं कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर में एलोकेट करूंगा। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। पर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, आप समझते नहीं मैं ये तो करूंगा कि 70% तो मैं इक्विटी में करूंगा या 70% का एलोकेशन मैं इस हिसाब से कर लूंगा, पर 30% मुझे रखना है। जब जब मौका आएगा किसी भी एसेट क्लास में तब वहां पर मैं एक अलग से एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करूंगा। तो मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि 70% में डिसाइड कर लिया कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना कमोडिटी, 30% रखा हुआ है आपने अलग से। तो जिस वक्त पर आपने देखा कि सिल्वर में बहुत तेजी आने वाली है आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया, और जब गोल्ड में आने वाली है तब वहां कर दिया। पर ये उनके लिए काम आएगा जिन्हें ये बात पता है कि किस एसेट क्लास में अब आगे तेजी होने वाली है, वहां पर ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, और यदि उल्टा हो गया तो रिस्क को भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने सोचा कि भाई मेरे गोल के हिसाब से जब मैं यंग हूं उस वक्त पर मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं। जब मैं गोल के करीब आ जाऊंगा और एज भी मेरी बढ़ जाएगी तब रिस्क को हम कम कर लेंगे। तो आप एज बेस्ड मेथड भी अपना सकते हैं, या गोल अलग अलग समय के हैं, शॉर्ट टर्म में है, आपको 2-3 साल में कोई चीज बाय करनी है, घूमने जाना है, आपने बोला कि इक्विटी में ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि समय कम है, तो आप उस हिसाब से कम इक्विटी ज्यादा डेट करेंगे, और जहां पर 15-20 साल लंबा समय है आपके पास वहां पर इक्विटी में ज्यादा करेंगे, डेट में कम करेंगे। तो इस हिसाब से कई स्ट्रेटजी हो सकती हैं, पर जरूरी यह है कि यदि आपको इमोशन को कंट्रोल करते हुए एसेट एलोकेशन करना है तो कोई तो मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा। नहीं तो होता यह है कि तेजी को देखकर, और जिसे हम रिसेंसी बायस कहते हैं, जल्दी में जो हुआ है उसको देखकर ही आप एसेट क्लास चुनते हैं और उसका फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, या नहीं चुनते हैं तो भी नुकसान होता है। तो मॉडल बना लीजिए अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, समय के अनुसार या अपनी नॉलेज के अनुसार। तो इस तरह से कोई भी 1 या 2 स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए जिससे आपके पोर्टफोलियो हमेशा रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना रहेगा। तो बिल्कुल आमतौर पे निवेशक यही करते हैं कि किस एसेट क्लास में तेजी है उसकी तरफ इंक्लाइंड होकर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। एक और चीज की तरफ इन्वेस्टर्स इंक्लाइंड होते हैं वो है रिटर्न्स। पंकज जी, आमतौर पे इन्वेस्टर्स देखते हैं कि पास्ट रिटर्न्स किस फंड के कैसे रहे हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। प्लस काफी कंफ्यूजन भी आई एम श्योर इन्वेस्टर्स के मन में आता होगा कि कौन सा रिटर्न देखें, क्योंकि सिर्फ आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के रिटर्न नहीं मिलते हैं। आपको CAGR रिटर्न अलग दिखाई देंगे, एब्सोल्यूट रिटर्न अलग दिखाई देंगे, XIRR रिटर्न अलग दिखाई देंगे। तो सिंपली समझना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग रिटर्न है ये एग्जैक्टली है क्या, और कौन सा आइडियल तरीका है इन रिटर्न्स को देखने का? बिल्कुल दीपाली जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी फैक्ट शीट देखते हैं या आम भाषा में बात करते हैं कि मुझे इतना रिटर्न मिला, तो उसमें कई बातों को समझना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अक्सर देखा होगा जब कोई एक मकान या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो अक्सर बोलता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी 25 लाख में ली थी और अभी 1 करोड़ की बन गई है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि आपने कहा कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और अब बढ़कर 1,30,000 रुपया हो गया है। पर कितने समय में? अगर आपको समय नहीं कहोगे, ऐसा तो बड़ा सिंपल है कि मैंने 1 लाख का इन्वेस्ट किया था, 1,30,000 हो गया, 30% का मुझे प्रॉफिट मिला। पर कितने समय में मिला? तो इसके लिए यदि समय 1 साल से छोटा है तो उस वक्त पर तो ये कहना सही है कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, वो बढ़कर 1,05,000 हो गया, 1,07,000 हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना परसेंट मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। ये हो गया एब्सोल्यूट। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप बोलते हैं कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया और वो बढ़कर अब मेरा 2 लाख हो गया, पर समय नहीं बताते, तो सुनने में अच्छा लगता है कि 100% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस तरह से रिटर्न्स कैलकुलेट करना कंफ्यूजन भरा हो सकता है। ऐसे में आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अगर आप कहें तो मैं एब्सोल्यूट रिटर्न के बाद और क्या क्या, जैसे आपने शुरुआत में कहा XRR कैसे होता है, CAGR क्या होता है, उस पर भी थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल बताइए पंकज जी, क्या होते हैं एग्जैक्टली ये, और कौन सा एग्जैक्टली देखना चाहिए अगर एक्चुअल में जानना है कि कैसी परफॉर्मेंस रही है? बिल्कुल। तो 1 साल से कम का समय है तब तो एब्सोल्यूट रिटर्न सही है देखना, पर 1 साल से अधिक है। अब जैसा मैंने कहा अभी कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1,30,000 हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद बढ़कर वो हो गया 2 लाख रुपए। तो ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में तो आप कह रहे हैं ना कि 100% बढ़ गया, पर वो 1 साल में नहीं बढ़ा है, 5 साल में बढ़ा है। तो इसका मतलब यहां पर आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखना है कि यदि मेरा 1 लाख 5 साल में 2 लाख बना है तो हर साल किस रेट से बढ़कर वो बना है। भले ही ऐसा हुआ हो, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो कभी कम या कभी ज्यादा, पर 1 लाख बढ़कर 2 लाख तो हुआ है ना 5 साल में। तो इसका मतलब यदि आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपका जो CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आएगा वो होगा 14.87 के आसपास। तो 14.87% से यदि आपका पैसा बढ़ रहा है हर साल, कंपाउंडेड जो प्रिंसिपल है वो भी और जो रिटर्न मिल रहा है वो भी, तब वो 5 साल में डबल होगा। तो इसके लिए एब्सोल्यूट आपको कंफ्यूज कर सकता है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं वहां पर CAGR कैलकुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहां पे एक बात और बता देता हूं। ये तो बात थी कि एक साथ आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और वो 2 लाख बन गया, पर आप कर रहे हैं SIP, आप टुकड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक साथ तो नहीं किया। अब जो आपने मान लीजिए 10,000 की SIP की 10 साल के लिए, तो जो पहला 10,000 इन्वेस्ट किया उसे 10 साल मिले, अगला इन्वेस्ट किया उसको तो आपके 9 साल 11 महीने मिले, और जो लास्ट में किया उसको शायद 1 ही महीना मिला। और साथ में ये भी हो सकता है बीच में आपका डिविडेंड आया, आपने री इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा पैसा निकाल लिया, थोड़ा और डाल दिया। तो जब आप किस्तों में इन्वेस्ट करते हैं, कभी टॉपअप करते हैं, कभी कम करते हैं, तो यहां पर आपको XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल कितना आपने कमाया है। अदरवाइज आप ऐसे बोलेंगे 10 साल SIP की थी मैंने और मेरा टोटल इन्वेस्ट 1 लाख का हुआ और उसके बदले मुझे 2 लाख मिले और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, वो कैलकुलेशन सही नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग अवधि में आपने निवेश किया है, कभी ज्यादा किया है, कभी कम किया है, कभी डिविडेंड आया है। तो जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, SIP, STP, स्विचिंग, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो तब आपको हमेशा XIRR देखना चाहिए। तो बड़ी ही सिंपल और सरल भाषा में पंकज जी ने यहाँ पर आपको समझा दिया। आई एम श्योर कंफ्यूजन कुछ नहीं रहा होगा। अगर शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देखने हैं, इमीडिएट बेसिस पे देखने हैं, विद इन एन ईयर रिटर्न्स देखने हैं, तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखने चाहिए। अगर आप लॉन्गर टर्म रिटर्न्स इवैल्यूएट कर रहे हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल, तब डेफिनेटली CAGR देखना चाहिए आपको। और जैसे पंकज जी ने आखिर में मेंशन किया कि अगर आपने STP का यूज़ किया है या फिर SWP का यूज़ किया है, आपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया है, कम ज़्यादा निवेश किया है, तब एक्चुअल रिटर्न कितना रहा है वो जानने के लिए आपको XIRR कैलकुलेट करना होगा। थैंक यू पंकज जी आने के लिए शो में, और बहुत ही सिंपल भाषा में आपने हमारे व्यूअर्स को रिटर्न की थ्योरी तो समझाई ही, साथ ही ये भी बताया कि एक्चुअल में एक आइडियल एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। और डेफिनेटली ये हर इन्वेस्टर के रिस्क टेकिंग एपेटाइट, टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रैटेजी उनके लिए फिट रहेगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पोर्टफोलियो आप क्रिएट करें उसको टाइम टाइम पर रिव्यू करें, रिवैल्यूएट करें और मार्केट के हिसाब से व्हेन एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड नेसेसरी चेंजेस करें। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए। और इसी के साथ आवाज म्यूचुअल फंड शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।